डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराट है और मैं ओडिशा के पुरी शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मुझे लोग मिस्ट्री राइटर कहते हैं क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लिखता हूँ जिसमें रहस्य छिपा होता है। लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मुझे ये कहानियों का आइडिया आता है अपनी जिंदगी से। मैं जब एक जंगल में गया, एक जादूगरनी से प्यार कर बैठा। उसकी दुनिया में मैं एक ऐसे पिशाच को लेकर गया जो उसे अपनाना चाहता था। पिशाच को तो मैंने कहीं और भेज दिया, लेकिन मेरी प्रेमिका के कई छोटे छोटे हिस्से हो गए जो कहानियों में खो गए। उन कहानियों के राज मेरी प्रेमिका को जिंदा करने के लिए हैं। मैं जैसे जैसे उस जगह जाऊंगा, उस जिंदगी को जीऊंगा, वो राज से पर्दा उठाऊंगा। मेरी प्रेमिका के हिस्से जुड़ते चले जाएंगे और अब मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा। आखिरकार मैं उसे किसी न किसी दिन अपना बना ही लूँगा। इस बार भी रविवार का दिन था और मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। दिमागी तौर पर मैं खुद को सक्षम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी के साथ मैं किताबें भी पढ़ा करता था, क्योंकि जब मैं किसी ऐसी दुनिया में जाऊंगा, मुझे नहीं पता मुझे किसका सामना करना पड़ जाए, किसी भूत का या किसी पिशाच का। तो मुझे जानकारी तो होनी चाहिए ना। मैं उसका मुकाबला तभी कर पाऊंगा जब मैं सब कुछ जानता रहूंगा। इसीलिए मैं सीखता जा रहा हूं और आज का दिन है फिर से मुझे उस किताब को छूना है। जाना है मुझे उस दुनिया में और फिर से एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करनी है जिंदा रहते हुए। मैं अगर उस कहानी में उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में मारा गया, शायद मैं अपनी प्रेमिका को कभी जिंदा नहीं कर पाऊंगा और खुद भी मारा जाऊंगा। हमेशा के लिए मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जैसे ही मैंने उस किताब का पन्ना खोला, रखा उस पर अपना हाथ, मैं पहुंच गया एक ऐसी जगह जो पुराने गांव जैसी लग रही थी। चारों तरफ लकड़ी के बने हुए घर और काफी ज्यादा लोग। वो लोग परेशान नहीं लग रहे थे, खुश ही लग रहे थे। किसी ने सर पर लकड़ियां उठाई हुई थी तो पास में एक बैलगाड़ी गुजर कर गई। मैं पेड़ के पास बैठा हुआ था, देख रहा। क्या किसी ने मुझे पहचाना? क्या किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कौन हूं, अनजान सा इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ? लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। शायद वो अपने काम को ज्यादा ध्यान से कर रहे, इसीलिए उनकी नजरें किसी और तरफ नहीं जा रही थी। जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ, उस बैलगाड़ी के पास गया जो अपने बैल को सहला रहा। वो आदमी मेरी तरफ देखने लगा। मेरी आवाज उसने जैसे ही सुनी, वो हैरान सा हो गया। लेकिन मुझे देखने के बाद वो और ज्यादा हैरान हुआ और इधर उधर झांकने लगा। फिर उसने मुझसे सवाल पूछा, तुम इस गांव के नहीं लगते? क्या तुम कहीं बाहर से आए हो? मैंने अपना सर हिलाकर उसे बता दिया। मैं उसे ये नहीं बताना चाहता था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, क्योंकि ये राज मुझे खुद तक ही रखना होगा जब तक मुझे ये समझ में नहीं आता सामने वाला भरोसे लायक है या नहीं। उसके सवाल का जवाब मैंने दे दिया था, लेकिन वो उसके बाद बहुत ज्यादा खुश हो गया। पास में ही आवाज लगाकर उसने वो औरत को घर से बाहर बुलाया। शायद वो उसकी बीवी थी। उसका नाम लेकर वो कहने लगा, ये देखो, इस गांव का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई बाहर से आया है, हमारा मेहमान है। इससे कुछ पानी पूछो, खाने के लिए दो। उसने अपनी बीवी को ये कहा था और उसकी बीवी घर के अंदर बड़ी तेजी से भागी और वो ऊंची आवाज में और लोगों को भी कह रहा था कि ये आदमी इस गांव का नहीं है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेहमान के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है। मेहमान से पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए।
धीरे धीरे मैंने देखा कई लोग जैसे घेरा डालकर मेरे आसपास खड़े हो गए थे। मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या लूंगा, यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ। उनके सवालों के जवाब हर बार मैं कुछ अलग से दे रहा था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब मैं कैसे दूं। उन्होंने पूछा, तुम किस गांव से आए हो? मैंने कह दिया, मैं गांव से नहीं, मैं आगे वाले शहर से आया हूं। वो नाम पूछ रहे थे। मुझे नाम नहीं पता था। मैं किस इलाके में हूं मुझे ये तक नहीं पता था, तो पास के शहर का नाम मैं कैसे बता सकता था? मैं कोई नाम लूंगा वो पूछने लगेंगे, यहाँ आसपास तो इस नाम का कोई शहर ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने तरकीब लगाई। मैं अपने सर को पकड़कर कहने लगा, मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है। मैं शहर से बाहर की तरफ निकला था, मेरे पीछे जानवर पड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था तो मैं जंगल में इस तरफ भागने लगा। भागता भागता मैं यहाँ पर आया था और पेड़ के नीचे बेहोश हो गया। अब जाकर होश आया। उसके बाद सामने से बैलगाड़ी आती हुई दिखी तो मैं इस आदमी से बात करने लगा। मुझे ज़्यादा कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तब एक आदमी मुझे समझाने लगा, शायद तुम्हें सदमा लगा है, शायद वो जानवर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा था ना, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा डर गए। शायद ये कारण होगा, तुम सब कुछ भूल गए। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें याद आ जाएगा। इस गांव में रुको, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, तुम्हें सही महसूस होने लगे, तब तुम इस गांव को छोड़कर शहर वापस चले जाना। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और अब लोग मुझे परेशान भी नहीं कर रहे थे। मुझे रुकने के लिए उन्होंने एक झोंपड़ा दिया। जब मैं उस झोंपड़े के अंदर गया, खाने पीने का सामान उन्होंने वहां पर रखा हुआ था और दो बुजुर्ग इंसान मेरे साथ बैठकर मुझसे कुछ सवाल कर रहे थे। लेकिन ये वो सवाल थे जिनके जवाब मैं आसानी से दे सकता था। वो पूछ रहे, क्या तुम्हारे सर पर ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? शरीर के किसी अंग पर वो जानवर ने काटा तो नहीं था? किसी कीड़े ने तो नहीं काटा? जहर तुम्हारे शरीर के अंदर फैल तो नहीं रहा? मैंने अपने शरीर को उनके सामने दिखाया कि मेरे शरीर पर किसी तरह का कोई कट नहीं लगा, किसी कीड़े ने नहीं काटा। तब उनका भरोसा जीतने के बाद मैं उनसे बातें करने लगा। जो जो मुझे याद था मैं बता रहा उनके हिसाब से। लेकिन मुझे तो पता था, मुझे अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना बल्कि उनके बारे में ज़्यादा पूछना है। यहाँ परेशानी क्या है और वो बड़ा राज जो मुझे सुलझाना है, पता तो लगे क्या है। उनसे बातें करने के बाद मैं उन्हें कह रहा, मुझे अब अच्छा एहसास हो रहा है, बस सर थोड़ा सा दर्द कर रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा। मैं बाहर घूमूंगा, लोगों से बात करूंगा, शायद मुझे धीरे धीरे याद आने लगे, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वो खुश थे। उन्होंने कहा, ठीक है, ये गांव सुरक्षित है, यहाँ पर तुम घूम सकते हो। बातों बातों में मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया, यह गांव कितना सुरक्षित है? क्या यहाँ पर जानवर हमला तो नहीं करते? उन्होंने कहा, नहीं, जानवर यहाँ नहीं आते। कहीं आ भी जाते हैं तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, जानवरों को भगा देते हैं, हम शिकार तक नहीं करते। फिर मैंने उनसे पूछा, हमेशा किसी न किसी गांव में कोई ऐसी शक्ति का वास होता है, कुछ किंवदंतियाँ, कुछ कहानियाँ, क्या इस गांव के साथ भी कोई ऐसी कहानी जुड़ी हुई है? कोई डरावनी कि भूत दिखता हो या कोई ऐसा जानवर दिखता हो जो अजीबोगरीब हो? उन्होंने कहा, नहीं, इस गांव में ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल साधारण गांव है और हमने इस गांव में सब कुछ सही कर रखा है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो तो इस गांव को छोड़कर तक जाना नहीं चाहते। उन लोगों की बातों से ये लग रहा था कि ये गांव में सब के सब खुशहाल हैं, लेकिन अगर इस गांव में परेशानी नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, तो मैं उस रहस्य को ढूंढूंगा कैसे? ये जानने के लिए मैं अब उस झोंपड़े से बाहर निकला था। लोगों से बात करता करता मैं आगे की तरफ बढ़ रहा। एक एक करके लोगों से मैं घुमा फिरा कर यही सवाल कर रहा था, क्या इस गांव में कोई भूत वूत तो नहीं? मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्होंने कहा, नहीं, गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ, लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, हमारे गांव में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये बातें सुनते सुनते मैं काफ़ी आगे निकला। फिर अंत में वो बड़ा सा घर देखा मैंने। मुझे लगा ये किसी अमीर आदमी का होगा। गांव में इतना बड़ा घर किसी और का नहीं था। वहां जाकर पता चला ये घर मुखिया का है और मुखिया कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए घर में रहता है। मुझे लगा हम मुखिया से बात करनी होगी, मुखिया क्यों बीमार है, उसमें शायद मुझे कुछ न कुछ पता चल जाए।
जैसे ही मैं मुखिया के घर पर गया, मैंने सामने से चलकर आती एक खूबसूरत सी लड़की देखी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद कहने लगी, हाँ आप गांव के नहीं लगते, आप अंदर आइए, अंदर आइए, आप मुखिया जी से मिलने के लिए आए होंगे। मुखिया जी बीमार है, मेरे पिता अंदर ही हैं, मैं उन्हें बाहर लेकर आती हूँ। वो लड़की शर्माती हुई घर के अंदर गई। उसके बाद एक छड़ी को पकड़े मुखिया जी बाहर की तरफ आए और खड़े होकर मुझसे बातें करने लगे। मुझे देखकर पहले वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे, फिर आंखों को मल रहे जैसे वो पहचान ना कर पा रहे हों। और मैंने भी उनसे कहा, देखिए अपनी आंखों पर ज़्यादा जोर मत डालिए, मैं इस गांव का नहीं हूँ, गांव से बाहर का हूँ। ये बात सुनकर वो मुझसे सवाल करने लगे थे, मैं इस गांव में क्यों आया हूँ। मैंने उन्हें पूरी की पूरी बात बता दी। जो कहानी यहाँ पर मैंने बनाई थी कि मैं किसी शहर से आया हूँ, याद भूल चुका हूँ, एक सदमा सा लगा है। फिर मुखिया के साथ बैठकर मैं कुछ बातें करने लगा। जानने की कोशिश फिर से मेरी यही थी कि इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होता, और मुखिया जी से भी पता चल गया सच में इस गांव में कोई दुख है ही नहीं। मैं मायूस हो गया था। उसके बाद मुझे लगा अब इस गांव में घूमने की ज़रूरत नहीं है। गांव के आगे जंगल है और जंगल में जाकर मुझे पता करना होगा क्या वहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना होती है। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। इस तरह गांव में छिपा रहूंगा तो शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं उस गांव से बाहर निकलने ही वाला था। अचानक गांव में खलबली सी मच गई, भगदड़ सी मच गई थी, और शोर शराबा सुनकर फिर से मैं गांव के अंदर की तरफ गया। आखिर ये शोर क्यों मच रहा है, क्या हुआ। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 6 साल होगी अपने घर की तरफ भागी भागी जा रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा, माँ ने कहा है घर के अंदर छिप जाओ, घर के बाहर मत आना। बच्चों को भागते हुए देखा मैंने, बूढ़े बुजुर्गों को भागते हुए देखा मैंने, इसीलिए हर किसी से सवाल के बावजूद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। वो इतने डरे थे, वो रुककर कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग एक खास दिशा में भागे जा रहे। मुझे लगा मुझे भी उसी तरफ जाना होगा। जब मैं उस जगह पहुंचा, सामने पेड़ पर टंगी हुई एक लाश देखकर मैं समझ गया था कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक आदमी को बहुत ज्यादा जख्मी करके पेड़ पर टांगा गया था, और ये पेड़ गांव से कुछ बाहर ही था, नीचे बना हुआ एक कुआं। मैं लोगों से सवाल कर रहा, ये क्या, इसे किसने मारा। इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि उसे किसने मारा, लेकिन सब डरे हुए कि गांव में कत्ल हुआ है और कातिल भी गांव में हो सकता है या गांव के बाहर का हो सकता है। सब डरे डरे से मेरी तरफ भी देख रहे, क्योंकि यहाँ अनजान सिर्फ मैं ही था, और मैं उन्हें भरोसा दिला रहा, नहीं नहीं मैं तो अभी मुखिया जी के घर पर था और मुखिया जी के घर के बाद में आगे वाले जंगल की तरफ जा रहा था। तभी अचानक ये भगदड़ सी मच गई। एक आदमी जब यहाँ से पानी लेने के लिए आया था, उसने ये लाश देखी और उसने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। भीड़ फिर यहाँ पर पहुंची और भीड़ के पीछे पीछे मैं यहाँ पर पहुंचा। लोगों को मुझ पर भरोसा बहुत जल्दी हो गया जब मुखिया की बेटी भी वहां पर पहुंची और कहने लगी कि ये तो हमारे घर पर थे, कुछ ही समय पहले तो ये निकले हैं। लोगों को मुझ पर भरोसा हुआ तो शक की वो सुई किसी और की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ अनजान कोई नहीं। फिर लोगों का शक एक दूसरे पर जाने लगा, और जब हमें मुजरिम का पता ना हो तो हम हर किसी को मुजरिम समझने लगते हैं। लोगों की आंखों में साफ दिख रहा था। जिस आदमी को मारा गया था वो गांव का बुजुर्ग था, ज्यादातर मांग कर गुजारा किया करता था। उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। आखिर जो किसी से दुश्मनी निभाता ना हो उसका दुश्मन कोई कैसे हो सकता है। उस लाश को पेड़ के नीचे उतारा गया और उसके बाद लकड़ियों का इंतजाम करना शुरू कर दिया गया। उसकी लाश को जलाया जाना था और शाम से पहले जलाया जाना था, लेकिन वहां समझदार से समझदार लोग भी यही कह रहे थे, इस लाश को तब तक जलाया ना जाए जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर यहाँ इसे मारा किसने है। तो उस लाश के करीब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। उस लाश को एक खास घर में रखा जाना था। यहाँ इस गांव में एक मान्यता है कि किसी भी लाश को तब जलाया जाता है जब उसका कोई कातिल मौजूद ना हो, यानी कि उसकी मौत कुदरती होनी चाहिए। अगर मौत कुदरती नहीं है तो जिस कारण मौत हुई है या किसी ने उसे मारा है
उसे सजा दिए बिना लाश को जलाया नहीं जा सकता। इसीलिए उस घर के अंदर लाश को रखा गया था, जिस घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही। वो घर के अंदर वो बदबू का आना ये साफ बयां कर रहा था वहाँ और भी सड़ी हुई चीज़ें रखी गई होंगी, लेकिन उस घर के आगे 2 पहरेदार लगा दिए गए ताकि कोई भी घर के अंदर ना जा पाए। मुझे लगने लगा था इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, बस मुझे अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही। मैं सीधा एक बूढ़े आदमी के पास गया, उससे बातें करने लगा था। क्या मैं उस लाश को करीब से देख सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, तुम लाश को करीब से नहीं देख सकते, तुम तो बाहर से आए हो ना। अगर तुम लाश के पास जाने की कोशिश करोगे लोग तुम पर इल्जाम लगाने लगेंगे, फंस मत जाना। ऐसा ना हो उस मौत का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाए और सजा भी तुम्हें दी जाए। उस आदमी ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया और अब वो चलकर घर की तरफ आ रहा। मुझे लगा उससे और बातें करनी चाहिए। क्या इससे पहले भी यहाँ ऐसे किसी और का कत्ल हुआ है? उसने कहा, नहीं, यहाँ पर कत्ल नहीं होता, यहाँ कुदरती मौत होती है। कभी कभी हादसा जरूर हो जाता है, जैसे कोई घर की छत से गिर गया और खून ज्यादा बहने के कारण उसकी मौत हो गई। फिर भी तफ्तीश की जाती है, क्या वो हादसा ही था, किसी ने धक्का तो नहीं दिया। मैं कह सकता हूँ लगभग 30 सालों से मैंने यहाँ पर किसी को इस तरह से मरते हुए नहीं देखा। ये कोई कुदरती मौत नहीं थी, किसी ने तो मारा है। मैंने भी सर हिलाया, हाँ, ये तो किसी ने मारा ही है, जैसे सबको दिखाने के लिए पेड़ पर कैसे टांगा हुआ था। अब इस गांव का एक रहस्य सबके सामने आया था कि उसे किसने मारा है। शक की सुई सब पर जा रही, लेकिन गांव के लोग एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। शाम का वक्त हो गया। मैं तो गांव में घूमे जा रहा था, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा। तभी शाम के वक्त मुझे कुछ घरों के पीछे एक आदमी नजर आया जिसने मुंह ढका हुआ था। अमूमन इस गांव में किसी ने मुंह ढका हुआ नहीं होता, लेकिन उस आदमी ने मुंह ढका हुआ था। उसे देखकर मैं कहने लगा, अरे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें पहले देखा नहीं, मैं गांव में कब से घूम रहा हूँ। मुझे देखकर बड़ी तेजी से वो जंगल की तरफ भागने लगा। मैं बस देखे जा रहा, मुझसे डर क्यों रहा है। उसके बाद पास में एक और आदमी जो कि लकड़ी का काम कर रहा था, वो लकड़ी को काट कर जैसे चारपाई बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उससे काम सही से नहीं हो रहा था। उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी, 70 साल। उसके पास जाकर मैंने कहा, वो आदमी, वो देखिए, वो जंगल की तरफ भाग रहा है, मेरे साथ आइए। वो मुझसे बात करना नहीं चाहता था और जिस तरह से डर कर गया। कौन है वो? उस आदमी ने अपनी आंखें मलने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी दूर की नजर कमजोर थी, इसीलिए मुझे कहने लगा, कौन भागा जा रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जब वो आदमी भागकर जंगल में चला गया, तब वो बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे कहना शुरू किया, कौन था, कैसा दिखता था? मैंने कहा, उसकी आंखें जैसे चमकीली चमकीली सी थी, हरी हरी सी, लेकिन उसने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ, बस मैं उसकी आंखें ही देख पाया। उसने कहा, चेहरा ढका? आखिर किसी ने अपना चेहरा ढका हुआ क्यों होगा? जब कोई कुछ गलत करता है चेहरा तो तभी ढांका जाता है ना, ताकि कोई पहचान ना ले। और वैसे भी अंधेरा होने वाला है, क्या तुम्हें यकीन है उसने चेहरा ढांका हुआ था? मुझे भी अब लगने लगा, हो सकता है ये वो आदमी हो जिसने गांव में उस बूढ़े का कत्ल किया हो। मेरी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने 2-3 और लोगों को बताया। वहां 5-6 लोग हो चुके थे जो मुझसे पूछ रहे, वो कैसा दिखता था, उसका डील डॉल कैसा था, वो लड़की तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, वो लड़का ही था। उसका शरीर 6 फुट लंबा था, हट्टा कट्टा सा लग रहा था, कपड़े भी गांव वाले पहने हुए, बस मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने कहा, वो जंगल की तरफ भागा है, आप मेरे साथ आइए, जंगल में देखकर आते हैं, कहीं ना कहीं तो वो दिख ही जाएगा। जंगल का नाम सुनते ही हर किसी के होश उड़ गए और वो कहने लगे, अंधेरे का समय है, जंगल में हमें नहीं जाना चाहिए, गांव सुरक्षित है, गांव में रहेंगे और दिन के वक्त थोड़ा आगे देख कर आएंगे, कल सुबह देख कर आएंगे। मैंने कहा, कल तक तो वो भाग गया होगा, अभी अभी उस तरफ भागा है, अगर आप मेरे साथ जाएं तो हम उसे फैल कर ढूंढ सकते हैं। कोई जंगल में जाने को तैयार नहीं था, वो डर रहे थे, गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे और उनकी आंखों में मैंने खौफ देखा। पहली बार गांव में लोगों की नजरों में खौफ देखा था जंगल के लिए।
फिर वो अपने अपने काम पर लग गए। अंधेरा हो चुका था, लेकिन हर कोई काम करना चाहता था, जैसे उन्हें थकान हो ही ना रही हो। अब मुझे लग रहा था, अगर वो जंगल में नहीं जाना चाहते, शायद मुझे जाना चाहिए। राज तो मुझे सुलझाना है ना। मैं उनकी इजाजत लिए बिना जंगल की तरफ निकल पड़ा। छिपते छिपते गांव से जब बाहर निकला, जंगल के अंदर पहुंच चुका था। अंधेरा काफी ज्यादा था। वो तो अच्छी बात थी कि ये पतझड़ का समय था, इस कारण पेड़ों पर पत्ते कम थे और आसमान में चांद की जो रोशनी थी वो जमीन तक पहुंच रही। मैं दूर दूर तक देख पा रहा था और मैं किसी ऐसे को ढूंढना चाहता था जो मुंह छिपाए हुए यहाँ भटक रहा हो। ऐसा भी हो सकता है ये गांव का ही कोई आदमी हो जो मुंह ढक कर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है और किसी को पता लग भी नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर पहुंचता गया, मुझे लगने लगा कि जंगल में कोई जानवर मौजूद ही नहीं है। अमूमन जंगल में कई जानवर होते हैं जो आप पर हमला करते हैं और ज्यादातर तो आपसे डरकर भागते ही हैं। हमेशा जंगल में कुछ ना कुछ हिलने की आवाज आती रहती है, टिड्डों की आवाज आती रहती है और रात के वक्त कभी कभी कुछ पंछियों की आवाजें भी आ जाती हैं। उड़ते हुए चमगादड़ उल्लू भी नजर आ जाते हैं। यहाँ पर पेड़ ऐसे थे जिसके आसपास और कुछ नहीं, अंधेरा, पेड़ और चांद की रोशनी, उसके सिवा किसी कीड़े की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। पूरी तरह से सन्नाटा। मैं जब एक एक कदम आगे बढ़ाता, वो सूखे हुए पत्तों पर मेरा पैर पड़ जाता। उसके बाद हल्की सी आवाज होती और वो आवाज दूर तक जाती। उसके सिवा वहां और कोई आवाज नहीं हो रही थी। अचानक ही जैसे मेरे पीछे भी किसी के चलने की आवाज आई हो। पत्तों के मसलने की वो आवाज ने मुझे डरा दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मुझे महसूस हुआ कोई ना कोई मेरा पीछा जरूर कर रहा है। फिर से कदमों की कुछ आवाज आई थी, लेकिन पीछे मुड़ने के बाद जो भी मेरे पीछे था जैसे वो छिप रहा था। मैंने महसूस किया एक बड़ा सा पेड़, शायद इस बार आवाज उसके पीछे से आई थी, जो मेरा पीछा कर रहा है तो मेरे करीब ही, लेकिन उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। मैंने अब उसे भ्रम दिखाने के लिए 2 बार अपने पैर को जमीन पर रखा, जिससे पत्तों की आवाज हुई। लेकिन तभी मुझे दूर अपने सामने एक अजीब सा जीव नजर आया। मैं उसे इंसान नहीं कह सकता, मैं उसे जानवर भी नहीं कह सकता। 2 पैरों पर था वो जानवर, जिसका बड़ा सा सर और लंबा मुंह, जैसे कोई भेड़िया हो, लेकिन उसके बड़े बड़े दांत और चमकती हुई लाल आंखें। काफी दूरी पर था वो और मेरे पीछे वो पेड़ के पीछे कोई छिपा भी हुआ है। मुझे कोई घेर तो नहीं रहा, लेकिन पीछे वाले से ज्यादा डर मुझे आगे वाले से था। वो अजीब सा जानवर धीरे धीरे करीब आने के लिए जैसे घात लगा रहा। तभी वो पीछे वाले पेड़ से निकलकर कोई बाहर आया। ये वो मुखिया की लड़की थी जो जल्दी से मेरे करीब आई। मैं पहले तो उससे डरा, लेकिन उसे देखते ही मुझे लगा, तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहने लगी, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी चलो, इस जंगल में रुकना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, तुम मारे जाओगे, जल्दी चलो, जल्दी चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पीछे से वो जानवर जब भाग कर इधर आ रहा, मुझे लगा समझदारी इसी में है, इस लड़की की बात माननी चाहिए। मैं उस लड़की का हाथ पकड़े पकड़े सीधा गांव की तरफ भागा था। जैसे ही गांव की हद के अंदर हम पहुंचे, वो नदी के ऊपर बने हुए पुल को हमने पार किया। वो जो जानवर था ना, वो जैसे पेड़ों के पीछे ही गायब सा हो गया। वो लड़की मुझे खींचती खींचती सीधा उस गांव के काफी अंदर तक ले गई और एक घर के पीछे ले जाकर मुझे कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो? जंगल में अकेले क्यों गए? जंगल में जाने से सब डरते हैं। उस जंगल में पता नहीं क्या क्या मौजूद है जो तुम्हें मार भी सकता है। तुम जानते भी हो। बस इस गांव की हद में रहना, गांव के बाहर जाने की कोशिश मत करना, चाहे दिन हो या रात हो। अगर तुम जंगल में गए, जिंदा नहीं बच पाओगे। पता नहीं कैसे शहर से उस जंगल के रास्ते बचते बचाते तुम इस गांव तक पहुंचे हो। अगर दोबारा तुम उस जंगल में गए तो जिंदा नहीं बचोगे। बस इस गांव में रहो, सुरक्षित रहना चाहते हो तो गांव में रहो। मैं उस लड़की से पूछने लगा, लेकिन उस जंगल में ऐसा क्या है? मैंने सबसे पूछा, कोई जवाब क्यों नहीं देता? उसने कहा, उस जंगल में
बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को जानना नहीं चाहिए। हमें बस यही बताया गया है जंगल में ऐसी काली शक्तियां हैं जो हमें मार सकती हैं, लेकिन वो इस गांव की हद के अंदर नहीं आती। ये बात सबको अपने मन में ही रखनी है, इसके बारे में किसी से बात तक नहीं करनी है। ये गांव में सिखाया जाता है। कहते हैं काली शक्तियों की जितनी बातें की जाती हैं, काली शक्तियां उतनी हावी होती रहती हैं। हम उनकी बातें नहीं करते, इसीलिए गांव के अंदर वो शक्तियां आती नहीं। अब तुम समझ गए, दोबारा सवाल मत पूछना। मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती वो शक्तियां हावी होने लगे। वो लड़की की बातें सुनकर अब मुझे लग रहा यह गांव में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असल में इस गांव में सब कुछ सही नहीं है। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चली आई? तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों आई? तुम खुद को भी खतरे में डाल सकती थी। तुम्हें पता है वो जानवर मुझे तो मारता, लेकिन तुम भी उस जंगल के अंदर थी। अगर वो तुम्हें मार देता, फिर तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया? उस लड़की ने जवाब नहीं दिया, नजरें नीचे की तरफ झुका ली। बहुत ज्यादा डरी डरी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शर्मा भी रही हो, डर भी रही हो। उसके बाद वो बिना जवाब दिए वहां से घर की तरफ भाग निकली। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। ऐसा ना हो मुझे उस लड़की के साथ कोई देख ले, गलत समझेगा। लेकिन मुझे शायद उस लड़की की आंखों ने जवाब दे दिया था, जिस जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। वो रात मैंने अपने उसी झोंपड़े में बिताई थी। खाने पीने का सामान वहां पर गांव के लोगों ने पहले से रखा हुआ था। सुबह के वक्त खाना खाकर जब मैं बाहर निकला, अब मुझे गांव में कुछ ऐसे लोगों से बात करनी थी जिन्होंने उस जंगल में जाने की हिमाकत की हो। लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढना कैसे है? यहाँ बात करने से हर कोई डरता है, उस बात को अपने मन के अंदर ही रखते हैं और यही कहते हैं गांव में कोई परेशानी नहीं है। कैसे उनसे बात जान पाऊं? मुझे अब लगा किसी कमजोर को ढूंढना होगा, कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा परेशान हो। परेशानी में घिरा हुआ इंसान अपनी आप बीती सामने वाले को बिना संकोच बता देता है। तो ऐसे परेशान इंसान को ढूंढने के लिए मुझे सबसे छोटे घर को ढूंढना होगा। ऐसा टूटा हुआ घर जहां पर कोई रहता हो बड़ी परेशानी से। मैं वो घरों को देखता गया। उसके बाद जैसे ही मुखिया के वो बड़े से घर के आगे से निकला, दरवाजे पर खड़ी वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, थोड़ा थोड़ा शर्मा भी रही थी। मैं उससे बात करना नहीं चाहता था। शायद वो मुझे पसंद करने लगी थी, इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे तो वो रहस्य सुलझाना है। ये लड़की शायद बाद में अपने आप समझ जाएगी। जब मैं यहाँ से जिस तरह से आया उसी तरह से गायब हो जाऊंगा। मैं उस घर के आगे से गुजर चुका था और गांव में काफी पिछले हिस्से में कुछ टूटे फूटे घर थे। वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन एक सबसे छोटे टूटे हुए घर में एक बुढ़िया रहती थी जिसे लोग कुछ खाने के लिए दे देते थे। इस तरह उसका गुजारा हुआ करता था। लेकिन उसका जो घर था उसकी छत तो टूटी हुई थी। अगर बारिश होगी तो घर में बड़े आराम से पानी आ जाएगा। ये परेशानी तो उसकी काफी बड़ी है ना, किसी ने ये परेशानी सुलझाई नहीं। मैं इसी का फायदा उठा सकता हूँ। जब मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया, उससे पूछने लगा था मैं, आपको इस घर में कैसा लगता है? मुझे तो आपका घर बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी छोटा सा है। वो भी कहने लगी, हाँ मुझे भी अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है। गांव में बड़ी खुशी मिलती है सबको, सब बड़े प्यार से रहते हैं। मैंने उसको कहा, हाँ वो तो ठीक है, आपकी छत को क्या हुआ? छत ठीक नहीं है? उसने कहा, नहीं, काफ़ी समय पहले थोड़ी हवा चली थी तो ये छत टूट गई थी। मैंने कहा, छत टूट गई? अब आप इस उम्र में ये छत को कैसे ठीक करेंगी? तो गांव वाले आपकी मदद क्यों नहीं करते? गांव वाले आप कहते हैं कि अच्छे हैं, आपकी मदद भी नहीं कर रहे। वो बूढ़ी औरत छत की तरफ देख रही, आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू भी आए थे, लेकिन फिर भी वो कह रही, नहीं नहीं, गांव वाले तो काफ़ी अच्छे हैं, खाना भी देते हैं, सब बड़े प्यार से रहते हैं। हमारे गांव में सब कुछ सही है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस बूढ़ी औरत को मैंने उसके दुख इतनी बार गिनाए कि अंत में वो फूट फूट कर रोने लगी थी। और जब किसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है तो अपने दिल के अरमान वो बयां करने लगता है, भले ही हल्की आवाज़ में ही सही। वो कहने लगी थी, अब क्या बताऊं,
इस गांव में दुख भी हैं, लेकिन दुख जाहिर नहीं किए जा सकते। जितने दुख जाहिर करो, जितनी बुरी बातें करो, उतनी वो शक्तियां हावी होने लगती हैं। मैंने कहा कौन सी शक्तियां, कौन सी शक्तियां? उसने कहा ज्यादा इस पर बात नहीं कर सकती, बस ये मान लो यह गांव सुरक्षित है और गांव के मुखिया ने वो शक्ति को संभाले रखा हुआ है। अगर ये गांव की हद के अंदर वो काली शक्तियां आ गई तो सबको मार देंगी। बस हमें अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसके बाद काली शक्तियां गांव से दूर रहती हैं। वो मुखिया हैं जो सब कुछ करते हैं। मुखिया उन काली शक्तियों को वो देते हैं जो वो मांगती हैं, और बदले में वो हमारे इस गांव के अंदर नहीं आती। तुम पीछे वाली जगह पर नहीं गए ना? पीछे वाली जगह पर वो बड़ा सा दरवाज़ा है, उसे पार मत करना। वहाँ से जंगल में आसानी से जाया जा सकता है, आगे वाले पुल से भी ज़्यादा आसानी से। बस जंगल में मत चले जाना। जंगल में जाने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे, बहुत मुश्किल होगी। बस यही राज है। अब मुझे गांव अच्छा लगता है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तुम भी बोलो अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें करो, बुरी बात मत करना। जान गए अब? वो बूढ़ी औरत से ये जानने के बाद मैं उसके घर के बाहर आ गया था। मुझे अब लग रहा था यह गांव में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। कैसी काली शक्तियां, वो अजीब सा जीव या उससे भी ज़्यादा भयानक कुछ जो उस जंगल में है। लेकिन मुझे ये भी पता लगा गांव के मुखिया यहाँ बचा रहे हैं सबको, तो उनसे बात करूँगा। लेकिन कैसे? उनसे बात करने के लिए मुझे कोई तरकीब लगानी होगी, और उससे पहले और लोगों से बात करता हूँ, उनकी भी मजबूरियाँ सुनूंगा, बाद में उनसे और जानकारी लूँगा। मैं अब देख रहा था गांव में इतने समय से गांव के जो लोग थे ना, छोटी छोटी चीज़ को बड़े काम में तब्दील कर दिया करते। वो आदमी जो चारपाई बनाना चाहता था लकड़ी को काट कर, उसने लगभग 2 दिनों से वो छोटी लकड़ी का हिस्सा काटा नहीं था। जैसे हल्की सी आरी मारता और देखने लगता, निशान लगाने लगता। काम तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। इसी तरह गांव के ज़्यादातर लोग वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, छोटा छोटा काम करते और ज़्यादातर आलसी से महसूस होते। मैं पीछे वाले इलाके में गया जहाँ पर बड़े खेत थे, वहाँ फसल लगाई हुई थी। अब उस फसल का इस्तेमाल गांव वाले करते थे, लेकिन उस खेत में पहुँचने के बाद वो फसल बीच बीच में सड़ी हुई, ज़्यादातर फसल तो खराब हो चुकी थी। अब तक उसकी कटाई नहीं की गई थी। और मैंने उस किसान से पूछा, फसल की कटाई क्यों नहीं की गई? उसने कहा बस कटाई करनी है, लोगों को और ज़्यादा ज़रूरी काम है। बस फसल की कटाई आगे आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी, उससे पहले बस फसल ज़्यादा खराब ना हो जाए। वहाँ पर भी मुझे कुछ अजीब लगा था, लेकिन इस गांव में और भी अजीब चीज़ें थी, तो ये उनसे कम अजीब लगी थी। अब शाम का वक्त होने ही वाला था। मुझे लगा अब मैं किससे बात करूं? मुखिया की बेटी से बात करता हूं। वैसे भी उसकी नज़रें बयां करती हैं कि वो मुझे पसंद करती है, क्योंकि हम जिसे पसंद करते हैं उससे झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं भी उस लड़की से बात करने के लिए मुखिया के घर के पास गया था। अगर मैं मुखिया के घर के अंदर जाकर उस लड़की से बात करता तो सब गलत समझते। मैं बस इंतज़ार कर रहा था, आखिर मैं उस लड़की से बात कैसे करूं। मैं उस घर के आसपास कुछ समय तक घूमता जा रहा था और मैंने ध्यान दिया मुखिया की लड़की भी बार बार खिड़की से मुझे देखे जा रही थी। अब मैं कैसे उससे बात करूं? वो तो गलत समझेगी ना। लेकिन मुझे अपनी प्रेमिका का प्यार पाने के लिए, उसे जिंदा करने के लिए बहुत सारे शायद झूठ भी बोलने पड़े। इसीलिए मैंने उस घर के अंदर उस लड़की को इशारा किया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने भी मुझे इशारा किया कि रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने देखा कि मुखिया कुछ सामान लेकर जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, एक खास दिशा में जाने लगा, गांव से नीचे की तरफ। और तब वो लड़की घर से भागकर बाहर की तरफ आई और मुझे घर के पीछे ले गई। उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उसने मुझे गले से लगा लिया और फिर कहने लगी, तुम भी मुझे पसंद करते हो ना? मैं उसे मना कैसे करता? अगर मैं उसे कहता कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, शायद वो मुझे सच ना बताए। मैंने उसको कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन बस तुमसे बात करना चाहता था। तुमसे बिना बात किए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
मैं नहीं जानता मैं तुम्हें पसंद करता हूं या नहीं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। उसने कहा, नहीं, कभी कभी समझ में ही नहीं आता हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, समय लगता है, तुम्हें भी शायद पता लग जाएगा। मैं उससे बातों बातों में जानना चाहता था, आखिर इस गांव के क्या क्या राज हैं, क्या तुम मुझे बताओगी? अगर तुम मुझे पसंद करती हो तुम्हें साबित करना होगा, सब साबित करना होगा। वो घबरा गई, फिर रोती रोती कहने लगी, मैं सब साबित करने को तैयार हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं सच बोल रही हूं, मैं वो हर चीज करने को तैयार हूं जो तुम कहोगे। मैंने उसको मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे बस इस गांव का राज जानना है। ये गांव बचा हुआ कैसे है? तुम्हारे पिता है ना जो कुछ करते हैं जिससे शक्तियां बाहर रहती हैं। मैं बस समझ लो इस गांव का बनकर रहना चाहता हूं, तो मुझे भी वो सारे सच पता होने चाहिए जो तुम्हें पता है। वो मुस्कुरा कर बताने लगी थी, ये जानना है मेरे पिता हर शाम को वहां अंधेरे में पीछे वाले दरवाजे के पास जाते हैं। वहां वो काली शक्तियां इकट्ठी होती हैं और उनमें एक दानव राजा है। दानव राजा वो पूरे जंगल का राजा, वो उसे कुछ ना कुछ खाने की चीज़ देते हैं जिससे खुश होकर वो वापस चला जाता है, और उसने वादा किया है उसे खाने का सामान मिलता रहेगा तो वो इस गांव के अंदर नहीं आएगा। मैंने उसको कहा, क्या मैं देख सकता हूँ, क्या तुम्हारे पिता वहीं पर गए हैं? वो घबरा गई। मैंने उसको फिर से कहा, सच बोल रही हो ना, साबित करके दिखाओ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गांव के पीछे की तरफ ले जाने लगी। गांव के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। ये दरवाजे के दूसरी तरफ जंगल था, इस तरफ गांव था, और वहां मैंने जंगल में बड़ा सा एक दानव देखा जिसके सामने खड़े होकर वो मुखिया उसे कुछ सामान दे रहे थे, ढेर सारा सामान, और वो दानव मुखिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा लेकिन खुद को जैसे रोक रहा। वहां एक पेड़ के पीछे से हमने ये देखा, जैसे ही वो दानव की नजर मुखिया की बेटी पर पड़ गई, दानव चीखने लगा। दानव ने इशारा किया था हमारी तरफ और वो लड़की ने मुझे पेड़ के पीछे छिपा दिया और कहने लगी, आगे मत आना, ये बहुत बड़ी गलती की है हमने, आगे मत आना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वो मुखिया भागता हुआ आया क्योंकि उसने अपनी बेटी को देख लिया था और वो दानव दूसरी तरफ खड़ा था। उसने अपनी बेटी को खींचा और पेड़ के आगे निकाला। मैं पेड़ के काफी पीछे छिप चुका था। वो अपनी बेटी को खींचता हुआ वो दरवाजे के पास लेकर गया और वहां उस दानव ने कहा, इसे जलाना होगा, अगर इसे नहीं जलाया तो मैं पूरे गांव को जला दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। वो मुखिया रो रहा था लेकिन वो कहने लगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुमने ये गलती क्यों की? मैंने गांव में सबको कहा है ना, यहाँ इस दानव को कोई और देख नहीं सकता, जो देखेगा उसे मरना होगा, यहाँ एक बलि देनी होगी, तब जाकर गांव की सुरक्षा की जा सकती है। मुखिया की बेटी रो रही थी लेकिन वो मेरा नाम नहीं ले रही, वो मरने को तैयार थी मेरे लिए। गांव में भीड़ लगने लगी और उस भीड़ में छिपकर मैं भी वो भीड़ का हिस्सा बन गया। सब लोग वहां खड़े हो गए। मुखिया कह रहा, बलि देनी होगी उस दानव को, बलि देनी होगी। मैंने कहा, बलि देने की क्या जरूरत है, हम उस दानव से लड़ते हैं ना। तभी पीछे से वो दानव हंसने लगा था, वो दरवाजे के दूसरी तरफ और इस तरफ। लोग कह रहे, अब एक ही रास्ता है, बलि तो देनी होगी। वहां लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी, बुरादा रखा जाने लगा, झाड़ियां सूखी हुई, सब कुछ रखा जा रहा और एक लकड़ी के साथ वो लड़की को बांधा गया। उसने तब भी मेरा नाम नहीं लिया था और मैं समझ नहीं पा रहा उसे कैसे बचाऊं। उसकी बलि देने का समय आ गया था। गांव वाले कह रहे उसे जला दो, वो दानव भी कह रहा उसे जला दो। ये क्या है, कैसा रहस्य सुलझाना था मुझे। मैं किसी को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि भले ही ये कहानी का हिस्सा हो लेकिन ये कहानी घटित है और मैं उस समय में हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक घटना है और मैं किसी को मरने नहीं दे सकता, सिर्फ वो राज जानने के लिए। कैसा राज है ये दानव का, कैसे सुलझाऊं? क्या मैं उससे लड़ूं या ना लड़ूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस लड़की को बचाने के लिए छलांग लगाकर आगे आ गया था और मैं कहने लगा था, ऐसे मत मारो, ये अकेली नहीं थी, मैं भी इसके साथ था। वो लड़की जोर जोर से कह रही, ये झूठ बोल रहा है, ये बस मुझे पसंद करता है इसलिए मुझे बचाना चाहता है, मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था।
मैं कह रहा था मैं उसके साथ था, लेकिन कोई मेरी बात पर जैसे यकीन नहीं कर रहा। वो लड़की भी नहीं चाहती थी कि मुझे उसके साथ जलाया जाए, क्योंकि वो मुखिया कह रहा अगर ये लड़की के साथ था तो इसकी बलि दी जा सकती है, इसकी बलि दी जा सकती है, मेरी बेटी बच सकती है। लेकिन वो लड़की कह रही मैं सिर्फ अकेली थी, वो मेरे लिए मरने को तैयार थी। लेकिन मैं तब कहने लगा था सब इससे डरते क्यों हो, लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं भागा था वो दरवाजे के दूसरी तरफ उस दानव से लड़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो सकता है उसे हराने का कोई और तरीका हो। लेकिन वो सब मुझे रोक रहे। वो दरवाजे के आगे आ गए थे, कह रहे तुम इस हद से बाहर नहीं जा सकते, वो दानव तुझे मार देगा, वो दानव तुझे मार डालेगा। मैं वहां जाकर लड़ना चाहता, लेकिन गांव वाले मुझे रोक रहे। मैं कह रहा मरूंगा तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। अगर वो लड़की जलेगी तो उससे पहले मैं कोशिश करना चाहूंगा। जलकर मरने से अच्छा उससे लड़कर मरना है। कुछ ना कुछ तो है जो उसकी कमजोरी होगी, हमें उस पर वार करना होगा। गांव वाले मुझे रोक रहे और वैसे ही वो मुखिया भी, ये पूरे गांव को खत्म करवा देगा, रोको इसे। वो गांव वाले दरवाजे के आगे थे, जबकि मैं उन्हें धक्का देकर निकलना चाहता। जैसे ही मैं धक्का देने के लिए आगे बढ़ा वो एक तरफ हो गए, जैसे मुझसे भी डर गए हों। मैं अब दरवाजे के पार जाना चाहता था और वो लड़की कह रही मत जाओ, और रास्ता है, मैं बिना जले भी बच सकती हूँ, बस दरवाजे के पार मत जाना। तुम्हें बस मेरी जगह खड़े हो जाना है, बस जरा सी लकड़ी को जलाया जाएगा, बस ये काम हो सकता है। मैं उससे कहने लगा ऐसे कैसे, बस एक लकड़ी को जलाने से, और मैं खड़ा हूं, उससे क्या होगा। तुम बाहर से आए हो ना, बस एक लकड़ी को जलाने के बाद किसी को यहाँ नकली बलि के तौर पर इस्तेमाल करके भी हम सबको बचाया जा सकता है। सब खुश हो गए। वो मुखिया भी कहने लगा हाँ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन तब मुझे कोई गड़बड़ की बू सी आने लगी। इतनी आसानी से बस मैं उस लकड़ी पर चला जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की अभी तो मेरे लिए मरने को तैयार थी, अभी ये सब बदल कैसे गया। मुझे उस लड़की की आंखों में सिर्फ प्यार ही नहीं, मुझे कुछ और भी नजर आ रहा। मैं जल्दी से वो सबको धक्का देकर दरवाजे के पार उस दानव से लड़ने के लिए पहुंचना चाहता था। वो जैसे मेरी आंखों के सामने इतनी तेजी से हटे जैसे मुझे छूना नहीं चाहते हो। जैसे ही मैंने दरवाजा पार किया, दरवाजे के पार वो जो दानव था वो धुएं के समान था, नकली सा। हाथ मारा मैंने, वो सिर्फ धुआं था, जैसे कोई आत्मा हो, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, गांव के सभी लोग हक्के पक्के से कह रहे आ जाओ वरना मारे जाओगे। मुझे तभी लगा था गड़बड़ तो है। गांव में हर कोई बाहर जाने से बहुत ज्यादा डरता है। क्या है इस जंगल में, आत्माओं से इतना क्यों डरते हैं। और गांव में सब काम करने की कोशिश करते हैं, काम खत्म नहीं होता। हर वो जो बर्तन बना रहा वो एक ही बर्तन बनाते जा रहा था, नया तो बनाया नहीं। चारपाई बनाई नहीं गई, खेतों में जो फसल थी वो गल चुकी थी, कटाई नहीं की गई, तो सब खाना क्या खाते हैं। मैंने किसी और के घर में खाने वाली कोई चीज नहीं देखी। आखिर ऐसे क्यों? क्या ये बिना खाना खाए जिंदा रहते हैं और जंगल में जाने से क्यों डरते हैं? क्या है ये दरवाजा, ये हड्डियों से बना हुआ दरवाजा क्या है? मैंने धक्का देकर जैसे ही वो दरवाजे को गिराने की कोशिश की, वो दरवाजे के नीचे जो लकड़ी थी वो असल में पूरी तरह से लकड़ी नहीं, वो एक तलवार का हैंडल था। वो तलवार जमीन में धंसी हुई और जैसे ही मैंने तलवार निकाली, चीखने लगे थे गांव के लोग। और उस तलवार से मैंने वो बड़े से दरवाजे को काट डाला मक्खन की तरह। जैसे ही दरवाजा टूटा, गांव के सभी लोगों के चेहरे साफ साफ दिखने लगे। वो प्रेत आत्माएं थीं। प्रेत आत्माओं का वो गांव, जो गांव के अंदर थे वो बस अपने शरीर का प्रतिरूप बनाते थे, झूठा गांव। और इस गांव के बाहर जो आत्माएं थी वो तो अपने उसी रूप में एक प्रेत आत्मा के। ये गांव में ये लोग बस रहते थे झूठा दिखावा करते हुए। और मैंने सवाल पूछा था क्यों, और जवाब मिला बलि के लिए। एक बलि से एक को शरीर मिलता,
इस तरह वो प्रेत आत्माएं इस गांव में इंतजार करते थे कोई आए, वो उसे फंसाया करते थे। इसी तरह वो लड़की प्यार का बहाना लगाकर वो लड़कों को बहला फुसला कर यहाँ लाती और खुद जलने के बहाने दूसरे को फंसाती और जला देते वो उसे। ये बलि से एक और को शरीर मिलता। इस तरह ये प्रेत आत्माएं इस गांव में यही काम कर रहे थे और मैंने वो राज सुलझा दिया था उस दरवाजे को तोड़कर। वो दरवाज़ा ही था एक जो इस गांव की हद बनाता था। हद टूटते ही वो गांव भी जंगल का हिस्सा बन गया। हर घर जो वहाँ मौजूद था वो टूटे हुए पेड़ों का हिस्सा बन गया था। सब मलबा ही मलबा दिख रहा। वो लोग गांव के प्रेत आत्माएं जो धीरे धीरे धुएं का रूप ले चुकी थी और मैंने वो राज सुलझा दिया। यहाँ पूरा गांव ही प्रेत आत्माएं थी और मैंने उस तलवार को पकड़ा और एक झटके से मैं उस किताब के अंदर से जैसे बाहर आ गया और अब मुझे वो कहानी का अंत भी मिल गया था। सामने छाया जिसकी सिर्फ आवाज ही नहीं एक हल्की हल्की धुएं जैसी झलक भी दिखने लगी थी। मैं उसे छू नहीं सकता था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा जैसे वो फिर से जिंदा हो रही हो। मैंने उसका एक और भाग जोड़ दिया था और मुझे इन कहानियों के राज सुलझाते हुए छाया को जिंदा करने के लिए और अंदर जाना होगा। छाया से बैठकर मैंने बहुत ज़्यादा बातें की थी और सोच भी रहा था अगली बार मुझे किस मुसीबत का सामना करना होगा। वो किताब मेरे सामने थी। छाया को दोबारा जिंदा करने की जिद मेरे अंदर। फिर से एक और कहानी में जाऊंगा, एक और रहस्य सुलझाऊंगा और क्या जिंदा बचकर आऊंगा। आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए एक और कहानी का रहस्य लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहें।